वाक़िया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क़िस्त नंबर 2 अपना इस्लामिक स्टूडियो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ना तो लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था और ना ही शराब से। वो इन दोनों से नफ़रत करता था। सुल्तान को इस तरीके से कत्ल नहीं किया जा सकता था। इसको कत्ल करने का यही एक तरीका था कि इस पर कातिलाना हमला किया जाए। इसके मुहाफ़िज़ों की मौजूदगी में इस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सुल्तान को ये तवक्को थी कि इसका चचाजाद भाई अस्वालेह और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और ज़ेर ज़मीन कोशिश की। सलाहुद्दीन ने इस फतह का जश्न मनाने की बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्ज़े में लिया। इनमें गाज़ा का मशहूर कस्बा था। इस कस्बे के गिरदो नवाब ने एक रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर जाउल असदी के खेमे में दोपहर के वक्त गनूदगी के आलम में सस्ता रहे थे। सुल्तान ने वो पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में सुल्तान के सर को सहरा की गर्मी और दुश्मन की तलवार से बचा कर रखती थी। खेमे के बाहर इसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडी गार्ड इसके दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सुल्तान के खेमे में गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम के अजमत के पासबान की आंखें बंद थी और पीठ के बल लेटा हुआ था। इस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। इनमें से 3-4 बॉडीगार्ड ने इसकी तरफ देखा। मुहाफिजों ने अपनी आंखें बंद करके खोली। एक खास इशारा किया। 3-4 मुहाफिज उठे और 2-3 बाकी बॉडीगार्ड्स को बातों में लगा लिया। मुहाफिज खेमे में चला गया और खंजर कमरबंद से निकाला। दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर जस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। ऐन इसी वक्त सुल्तान ने करवट बदली। ये नहीं बताया जा सकता कि हमला आवर खंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सुल्तान की पगड़ी के बलाई हिस्से में उतर गया और सर बाल बराबर जितना दूर रहा और पगड़ी सर से उतर गई। सुल्तान सलाहुद्दीन बिजली की तेजी से उठा। इसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब क्या है। इस पर इससे पहले 2 ऐसे हमले हो चुके थे। इसने इस पर भी इजहार नहीं किया कि हमला आवर खुद इसकी बॉडी गार्ड की वर्दियों में थे, जिसे इसने खुद अपने बॉडी गार्ड के लिए मुंतखब किया था। इसने एक सांस बराबर भी अपना वक्त ज़ाया ना किया। हमला आवर अपना खंजर पगड़ी से खींच रहा था। अय्यूबी का सर नंगा था। इसने भरपूर ताकत से एक घोंसा हमला आवर की थोड़ी पर दे मारा। हड्डी टूटने की आवाज़ आई। हमला आवर का जबड़ा टूट चुका था। वो पीछे की तरफ गिरा और इसके मुंह से हैबतनाक आवाज़ निकली। इसका खंजर अय्यूबी की पगड़ी में रह गया था। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया था। इतने में 2 मुहाफिज अंदर आए। इनके हाथों में तलवारें थीं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन्हें कहा कि इनको जिंदा पकड़ो, लेकिन ये दोनों मुहाफिज सुल्तान सलाहुद्दीन पर टूट पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड अंदर दाखिल हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ये देखकर हैरान थे कि इसके बॉडीगार्ड 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। इसे चूंकि मालूम ही नहीं था कि इसमें इसका दोस्त कौन है और दुश्मन, सो वो इस मार्के में शामिल ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड में चंद मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ जख्मी हुए। तो इंकशाफ हुआ कि ये जो दस्ता सुल्तान सलाहुद्दीन की हिफाजत पर मामूर था, इसमें 7 फिदाई, इनका जिक्र पहले हिस्से में किया जा चुका है कि ये कौन थे। किसी को समझ नहीं आई हो तो वो पहला हिस्सा पढ़ लें। जो सुल्तान सलाहुद्दीन को कत्ल करना चाहते थे, उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई को अंदर खेमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई तो दूसरे भी अंदर चले गए। असल मुहाफिज भी अंदर चले गए। वो सूरत हाल समझ गए, सो सुल्तान सलाहुद्दीन बच गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने पहले हमला आवर होने वाले की शहरत पर तलवार रखकर पूछा कि वो कौन है और इसको किसने भेजा है। सच कहने पर सुल्तान ने इसके साथ जान बख्शी का वादा किया। इसने कहा कि वो फिदाई है और इसको कमिश्तकन, जिसे बाज मौरखीन ने गुमुश्तगिन भी लिखा है, भेजा है। कमिश्तकन सालेह के किले का एक गवर्नर था। नाज़रीन, असल वाक़ियात की तरफ आने से पहले ये ज़रूरी मालूम होता है कि इन वाक़ियात से पहले के दौर को देखा जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम अज़मत इस्लाम की
अज़मत और इसके कारनामों से मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कौन वाकिफ़ नहीं। मिल्लत इस्लामिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भूल ही नहीं सकती। मसीही दुनिया भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रहती दुनिया तक याद रखेगी, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबी जंगों और सलेबियों के दौरे हुकूमत ने एक मुसलमान शेर था जिसने हज़ारों ज़ख्म दिए मसीही कौम को। सो लिहाजा ये ज़रूरी मालूम नहीं होता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शजराए नसब को तफसील से बयान किया जाए। आपके मनपसंद चैनल पर हम आपको ऐसे वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसकी वुसअत के लिए तारीख़ का दामन बहुत ही छोटा पड़ जाता है। तफसीलात ये हैं, वक़ाए निगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हुई कुछ सीना बसीना अगली नस्लों तक पहुँची तारीख़ ने सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारनामे महफूज किए हैं, क्योंकि तारीख़ बहुत कम पड़ जाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी के आगे इन साजिशों का जिक्र तारीख़ ने बहुत कम किया है जो अपनों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ किए, और इसकी शोहरत तारीख़ी अज़मत को दागदार बनाने के लिए ऐसी ऐसी लड़कियां बार बार इस्तेमाल की जिनका हुस्न तिलिस्म माती था। नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम का ये हकीकी ड्रामा 23 मार्च 1169 के रोज़ से शुरू होता है, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वासराय और फ़ौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। इससे इतना बड़ा रुतबा एक तो इसलिए दिया गया कि वो हुक्मरानों के घरों का नौनिहाल था, और दूसरा इसलिए कि अवाइल उम्री में ही वो फ़ने हरबो ज़रब का माहिर हो गया था। सिपाहगरी विरसे में पाई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन के मायनों में हुक्मरानी बादशाही नहीं, कौम की अज़मत और फलाह बहबूद था। इसका जब शऊर बेदार हुआ तो पहली खलिश यही महसूस की, वो ये थी कि मुसलमान हुक्मरानों में ना सिर्फ ये कि इत्तेहाद नहीं बल्कि वो एक दूसरे की मदद से भी गुरेज करते थे। वो अय्याश हो गए थे। शराब और औरत ने जहाँ इन्हें इनकी ज़िंदगी रंगीन बना रही थी, वहाँ आलम इस्लाम और इस अजीम मज़हब का मुस्तकबिल तारीक हो गया था। इन अमीरों, हुक्मरानों और रईसों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे रहते थे। ज़्यादातर लड़कियाँ यहूदी और ईसाई थी जिनको ख़ास तरबियत देकर इन हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और अदाकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियां मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह चाट रही थी। इसका नतीजा ये था कि सलीबी, जिनमें फ्रैंक फरिंगी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, मुसलमानों की सल्तनतों को टुकड़े करते हुए हड़प करते जा रहे थे, और बाज़ मुसलमान तो शाह फ्रैंक को सालाना टैक्स और जिजिया भी देते थे, जिसकी मिसाल गुंडा टैक्स की सी थी। सलीबी अपनी जंगी कुव्वत के रौब और छोटे छोटे हमलों से मुसलमान हुक्मरानों को डराते रहते, कुछ इलाकों पर कब्जा करते, टैक्स और तावान वसूल करते। इनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनियाए इस्लाम को हड़प कर लिया जाए। मुसलमान रियाया का खून चूस कर टैक्स देते रहते थे। इनका मकसद ये था कि बस इनकी ऐशो इशरत में खलल नहीं आ जाना चाहिए। नाज़रीन, फ़िरका परस्ती के बीज बो दिए गए थे। इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फ़िरका हसन बिन सबाह का था, जो सलाहुद्दीन की जवानी से एक सदी पहले वजूद में आया था। ये मफाद परस्तों का टोला था, बेहद ख़तरनाक और पुरस्रार। ये लोग अपने आप को फ़िदाई कहलाते थे। याद रहे कि पाकिस्तानी तालिबान भी ख़ुद को फ़िदाई कहलाते हैं, जो बाद में हशीशन के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वो हशीश नामी एक नशा आवर शे से दूसरे को अपने जाल में फंसाते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मदरसा निज़ामुल मुल्क में तालीम हासिल की। याद रहे कि निज़ामुल मुल्क दुनियाए इस्लाम के एक वज़ीर थे। ये मदरसा उन्होंने तामीर किया जिसमें इस्लामी तालीम दी जाती थी और बच्चों को इस्लामी तारीख़ और नज़रियात से बहरावर किया जाता। एक मौरिख़ इब्न अल अतहर के मुताबिक निज़ामुल मुल्क हसन बिन सबाह के फ़िदाइयों का पहला शिकार हुए थे, क्योंकि वो रूमियों की तोसी पसंदी की राह में चट्टान बने हुए थे। रूमियों ने 1091 हिजरी में इन्हें फ़िदाइयों के हाथों कत्ल कर दिया। इनका मदरसा कायम रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहीं तालीम हासिल की। इसी उम्र में सिपाहगिरी की तरबियत अपने ख़ानदान के बड़ों से ली। नूरुद्दीन जंगी ने इसको जंगी चालें सिखाई, मुल्क के इंतज़ामात के सबक सिखाए और डिप्लोमेसी में महारत दी। इस तालीम और तरबियत ने इसके अंदर वो जज्बा पैदा किया जिसने आगे चलकर सलीबियों के लिए सुल्तान को बिजली बना दिया। जवानी में ही इसने वो महारत, जहानत और अहलियत हासिल की थी जो एक सालार आज़म के लिए अहम होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फ़ने हरबो ज़रब ने जासूस, गुरेला और कमांडो ऑपरेशंस को ख़ुसूसी अहमियत दी। इसने देख
देख लिया था कि सलीबी जासूसी की मैदान में आगे निकल गए थे और वो मुसलमानों के नजरियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन नजरियात के महाज पर लड़ना चाहता जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती थी। इन वाक़यात में आप चलकर देखेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन की तलवार का वार तो गहरा होता ही था, लेकिन इसकी मोहब्बत का वार तलवार से भी ज़्यादा मारता था। इसके लिए तहम्मुल और बुर्दबारी की ज़रूरत होती थी जो सुल्तान सलाहुद्दीन ने जवानी में ही खुद के अंदर पैदा कर दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन को जब मिस्र का वायसराय बनाकर भेजा गया तो वहाँ पर सीनियर ओहदेदारों ने आसमान सर पर उठा लिया, क्योंकि वो सब इस ओहदे की आस लगाए बैठे थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 3 में देखना मत भूलिएगा। और नाज़रीन, उर्दू अल्फाज में अगर कोई गलती हो इसके लिए आपसे माज़रत के तलबगार हैं।